बीबीसी हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संडे दिन भर। मैं हूं विनीत खरे और संडे के संडे में आज खास मुलाकात भारतीय रेडियो की आवाज अमीन सयानी से। उनसे बात कर रहे हैं राजेश जोशी। मैं आपसे सयानी साहब ये चाहता हूं कि एक तो आप पहले हमारे जो रेडियो खोल के इस वक्त बैठे हुए हैं सीतामढ़ी में, गोरखपुर में, जैसलमेर में, जिनके पास न बिजली है न टेलीविजन है, उनसे आप सीधे मुखातिब होइए। हाँ भाई, क्या है कि रेडियो की दुनिया ही कोई अजीब सी दुनिया है साहब, और इस दुनिया में इतनी खूबियां हैं कि मैं क्या बयान करूं। आप तो जानते ही हैं, जो लोग सुन चुके हैं रेडियो प्रोग्राम के आशिक रहे हैं, कि भाई वो आवाज आती है रेडियो सेट से, वो सिर्फ सुनने की चीज नहीं होती है, उसमें तस्वीरें भी नजर आती हैं, रंग भी नजर आते हैं, उसमें खुशबुएं भी उड़ती हैं उससे, और सुनने वालों पर ये असर होता है कि अगर अनाउंसर अच्छा हो, अगर वो प्यार से अपना प्रोग्राम करे, प्रोग्राम में दम हो, तो सुनने वालों को यूं लगता है कि अगर मैं हाथ बढ़ाकर रेडियो की तरफ ले जाऊं तो शायद अनाउंसर को छू भी लूं। तो ये सब खूबियां हैं रेडियो में, और मेरे जो रिश्तेदार बन जाते हैं ना रेडियो के जरिए, वो बिल्कुल भाई की तरह हैं, या कुछ लोग मुझे अंकल पुकारते हैं, और शुक्र है कि वो खूबसूरत लड़कियां जो सुन रही हैं वो मुझे दादाजी नहीं कहती। बहुत बेहतर। सयानी साहब, जो गीतमाला आप कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे, हाँ, उसकी पहली यादें, जब हिंदुस्तान में टेलीविजन नहीं होता था, जब हिंदुस्तान के लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता था, सिर्फ आप होते थे। हाँ। आपको इस बात का एहसास है कि सिर्फ और सिर्फ आप होते थे? तो भाई हुआ ये था कि इसकी कहानी बड़ी मुख्तसरन मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ, और वो ये है कि जब मैं छोटा था, 7 बरस की उम्र से मेरा नाता ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गया था, और अंग्रेजी का ब्रॉडकास्टर था मैं, और गुजराती का स्टूडेंट था। दोनों भाषाएं बड़ी अच्छी बोल भी लेता था, लिख भी लेता था, एक्टिंग भी कर लेता था दोनों में। हिंदी उर्दू ज्यादा सीखी नहीं थी मैंने, लेकिन एक मौका यूं आया कि चूंकि मेरी अम्मा एजुकेशन में थी, खास करके प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन में, तो गांधी जी की वो शिष्या थी, और गांधी जी ने उनसे कहा था कि बेटे तुम एक अखबार शुरू करो अपने घर से, जो कि 3 लिपियों में हो, देवनागरी यानी हिंदी, उर्दू और गुजराती, 3 अलग अलग लिपियों में अलग एडिशन हो, लेकिन भाषा तीनों में सरल हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल आम फहम, उसमें कोई मुश्किल शब्द न उर्दू के हों न हिंदी के हों। तो उसमें धीरे 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 पढ़ के, इसमें डूबकर मैंने काम बहुत किया, और एक वक्त आ गया कि जब मैं हिंदुस्तानी भाषा बड़ी अच्छी तरह लिख सकता था, और यही मेरे सबसे बड़ी जबरदस्त काम आ गई बात, क्योंकि मेरे उच्चारण में, मेरे तलफ्फुज में गुजरातीपन और अंग्रेजीपन बहुत था। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो में जब मैंने आजादी के बाद ये सोचा कि मैं आजाद हिंद का नया नौजवान हूं तो मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, मैंने कोशिश की, मगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर धीरे धीरे मैंने वो रेडियो सिलोन जब शुरू हुआ तो उसमें एक एंट्री मिल गई मुझे, और वहां मैंने शुरू किया धीरे धीरे, और गीतमाला शुरू हुई। और गीतमाला की कहानी ये है कि इसलिए शुरू हुई क्योंकि कोई और उसको छूना नहीं चाहता था। बड़े अच्छे अच्छे हमारे यहाँ तो हिंदी के बड़े अच्छे प्रकांड पंडित हुआ करते थे। हाँ, बड़े अच्छे लोग थे हमारे यहाँ। तो उन सब से कहा गया कि साहब अंग्रेजी में एक प्रोग्राम होता है हिट परेड, इसी क्लाइंट का, उसमें एक 100 रुपए का प्राइज है, जैकपॉट हर हफ्ते, जिसके लिए 400-500 लेटर्स आते हैं। तो आप हिंदी में एक ट्राई कीजिए ना, आधे घंटे का प्रोग्राम, जिसमें कोई 7-8 गाने बजे अच्छे अच्छे, और उसको रीअरेंज कर कर वो जैकपॉट जीतने की कोशिश करें लोग। तो उसमें अगर चलो 300-400 नहीं तो 30-40 लेटर भी आ जाएंगे हफ्ते में तो चलेगा। तो कोई और बड़ा ब्रॉडकास्टर उसे लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पैसे मिलने वाले थे सिर्फ 25 रुपए, और उस 25 रुपए में वो प्रोड्यूस भी करना था एक आदमी को उसे, और लिखना भी था, बोलना भी था, और लेटर जो आया उसे चेक भी करना था। और इत्तेफाक से रेडियो सिलोन इतना हिट हो गया था उन दिनों, जिसकी खबर किसी को नहीं थी, कि उस पहले प्रोग्राम में, यानी जो 3 दिसंबर 1952 में ब्रॉडकास्ट हुआ, उसमें जो 30-40 लेटर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उसकी जगह 9000 लेटर्स आ गए। क्या बात मैं उछल पड़ा कि हाँ वाह, प्रोग्राम मेरा हिट और मैं फिट। लेकिन फिर सर पकड़ बैठ गया कि यार वो 9000 लेटर्स मुझे ही चेक करने हैं अकेले। अच्छा, तो आप जो आपने अपना स्टाइल बनाया, हाँ,
ये अपने पहले प्रोग्राम से ही उसी तरह का स्टाइल था जिसकी नकल बहुत सारे लोग करते हैं, हम पर भी उसका साया है साहब, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। तो वो कैसे वो भी हुआ यूं कि 1950s में फिल्मी संगीत जो था वो बिल्कुल अपने उरूज पर था, यानी बिल्कुल शिखर पर, और इसकी खास 3 खूबियां बहुत जबरदस्त थी। एक तो ये सरल भाषा में होने की वजह से सबकी समझ में आता था और इस तरह से सारे हिंदुस्तान को एक संगीतमय बंधन में बांध लेता था, यानी इंटीग्रेशन करता था ये बहुत जबरदस्त। दूसरी खूबी ये थी कि वो सरल हिंदुस्तानी, जो कि गांधी जी चाहते थे कि हमारी राष्ट्रभाषा हो, उस सरल हिंदुस्तानी के प्रचार के लिए सबसे बड़ा माध्यम था। और तीसरा ये कि होम एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा माध्यम था। अंदाजा ये हुआ कि 50s में जब गीतमाला शुरू हुआ प्रोग्राम, और उसके बाद मेल भी बढ़ते बढ़ते एक बरस में 65,000 लेटर्स पर वीक तक पहुंच गया था, तो तब तक अंदाजा ये था कि करीब 20 करोड़ लोग सुनते होंगे शॉर्टवेव का वो प्रोग्राम। सायनी साहब, जो आपके पास दूर दराज इलाकों से चिट्ठियां आती थीं, उससे लिखने वाले से आप सीधे संबंध, एक तरह से रिश्ता बना लेते थे, आपकी आवाज रिश्ता बना लेती थी, आप बना लेते थे। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि रेडियो के जरिए कैसे मुमकिन है? बड़ा राज था मेरी बिल्कुल सरल भाषा, हाँ, क्योंकि मुझे मुश्किल भाषा आती ही नहीं थी। तो मैं बिल्कुल सीधे साधे लफ्जों में हर चीज कह देता था। यानी कई बार तो मुश्किल से मुश्किल बजट अगर ट्रांसलेट करना हो ना, बजट ऑफ इंडिया जी, तो भी मैं वो अपने पुराने अखबार में हम जो अम्मा चलाया करती थी उसके लिए कर देता था और सब लोग समझ लेते थे। अपनी भाषा में, सरल सीधी भाषा में। और ये ऑल इंडिया रेडियो ने तब तक क्योंकि हिंदी को अपना लिया था राष्ट्रभाषा, तो भाषा भी उसकी इतनी क्लिष्ट हो गई थी कि अच्छे अच्छे पंडित, हमारे एक दोस्त थे पंडित विनोद शर्मा जी, और हम और वो दोनों अक्सर साथ इधर उधर जाया करते। तो एक बार दिल्ली में हम दोनों एक कमरे में बैठे हुए दूरदर्शन देख रहे थे, तो बजट पर प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम के बाद वो मेरी तरफ मुड़े पंडित विनोद शर्मा, कहने लगे मैं पंडित हूँ, मैं संस्कृत भी जानता हूँ, मैं काफी मतलब भाषाएं सीखी है मैंने, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि एक क्या हो गया, दूरदर्शन में क्या गया। और अच्छा यही बात देखिए बीबीसी ने भी अपनाई जी। 50s और 60s में आप तो थे नहीं उस जमाने में, तो वो उस जमाने में बीबीसी ने भी जो अपने उससे पहले तो किंग्स इंग्लिश बोला करते थे, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फुल ऑफ डिफ्थोंग्स एंड ट्रिप्थोंग्स, और अंग्रेजी की पूरी पूरी बारीकियों के साथ जड़ी हुई भाषा होती थी जी। लेकिन फिर उन्होंने भी रियलाइज किया कि देखिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग समझें, और बीबीसी ने भी बड़ी सरल भाषा में अपनी ब्रॉडकास्टिंग शुरू की। तो सुनने वालों से सीधे सीधे एक तरह से संबंध बन जाता था। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सयानी साहब कि जब आप भाषा की बात कर रहे हैं, सरल भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा जिस तरह से इस्तेमाल की जाती है खासतौर पर रेडियो में या टेलीविजन में, उसको जब आप सुनते हैं, मतलब मैं कोई अपनी तरफ से वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, आप क्या महसूस करते हैं? भाई बात यह है कि हर जगह दुनिया में, यानी हिंदुस्तान ही में नहीं, सारी दुनिया में जो हमारी आदर्श हैं वो ये बदलते जा रहे हैं। हमारे जमाने में भाषा को अच्छी तरह सीखना, जिस भाषा में हम बोल रहे हों उसमें सरल सही लेकिन सही जबान जरूर हो, ताकि उसमें ऐसा न लगे, गंदगी न लगे, इधर उधर की मिक्सचर न लगे, प्यारी सीधी भाषा हो। जैसे एक शायर ने, शायद जावेद सिद्दीकी ने, एक बड़ा अच्छा शेर कहा था जो मुझे ठीक से तो याद नहीं, मगर कुछ मजमून इस तरह से था कि सबसे सुंदर भाषा वो, सबसे प्यारी बोली वो, बोले नैना बावरे, समझे सैया सावरे। क्या बात है साहब, क्या बात है। बोले नैना बावरे, समझे सैया सावरे। बहुत सुंदर। तो वही सीधी सादी सरल चीज, मिठास, प्यार जो नैना बावरे में हो, वही हम इस्तेमाल करते थे, वही लोगों को भाती थी। आजकल क्या हो गया कि भाषा, लिटरेचर, लैंग्वेज, ये हर जगह इसकी अहमियत कम होने लगी है, इसलिए कि एजुकेशन ही में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ें होने लगी हैं।
बल्कि जिंदगी के हर पहलू में गड़बड़ें हैं। देखिए आजकल माहौल कैसा हो रहा है, कितना करप्शन फैला हुआ है सारी दुनिया में, और कितने लोग यानी जो एक जमाने में एक ऊंचे आदर्श रखा करते थे अपने दिल में, वो आदत छोटे से हो गए, वो 99 के फेर में फंसकर वो बस वो पैसा कमाओ वाली बात हो गई। यानी अब सब कुछ चलता है, सब कुछ भाषा चलता भ्रष्ट है, हुई। जमाने के चक्कर से चारा नहीं है। वो कहते हैं ना, जमाना हमारा तुम्हारा नहीं है। जमाना बदलता है। अब ये हिंदी की जगह हिंग्लिश जो बोली जाती है, मैं इसी पर आपको लाना चाह रहा था। ये इंग्लिश जो है ना, कम से कम आजकल के लोग जो है नौजवान, वो जो इंग्लिश में भी खूब धूमधाम करते हैं और हिंदी भी थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं, और पता नहीं कितनी सीखी मगर बोलने की कोशिश तो करते हैं और लोग समझ लेते हैं। तो चलो ठीक है। म्यूजिक का भी स्तर आप देखिए, हम समझते हैं कि गिर गया है, पुराने लोग समझते हैं कि अरे यार आजकल क्या है, न बोल बराबर हैं कोई समझता है, और न उसकी धुनें ठीक हैं, न गाने वाने में कोई दम है, बस धूम धाम धड़ाम धड़ाम चलता है। तो आजकल के जो नौजवान हैं उनके लिए अच्छी चीज है शायद। रेडियो का जो ये ढलान शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, आप जैसे इंसान को क्या अफसोस होता है, या आप इसको एक जैसे एक देखिए, एक खास बात आपको बताऊं, रेडियो जहां जहां गिरा है, जहां जहां ढला है, ये रेडियो की वजह से ही ढला है, गिरा है। ये टेलीविजन की वजह से नहीं गिरा है। रेडियो ने अपने कदम जो है वो कमजोर किए। रेडियो में जो एक गहराई होती थी, एक जान लड़ाकर हम जो प्रोग्राम करते थे वो नहीं करने लगे, तो धीरे धीरे रेडियो कम हो गया। लेकिन फिर भी सयानी साहब, इस हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं और लाखों करोड़ों में हैं जो आज भी आपके मुरीद हैं और आज भी रेडियो के मुरीद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो को तो कभी कोई नहीं भुला सकेगा। जो एक बार रेडियो से दिल लगा बैठा हो, वो बरसों तक ताउम्र वो रेडियो का आशिक रहेगा ही रहेगा। अमीन सयानी, जिनकी आवाज के साथ आप और हम जैसे लाखों करोड़ों श्रोता बड़े हुए। बीबीसी हिंदी की पूरी टीम को दे अनुमति, स्टूडियो संभाला सुरभि ने। बीबीसी समाचार। पोप पद छोड़ने से पहले रविवार को अपने आखिरी साप्ताहिक संबोधन में पोप बेनेडिक्ट 16वें ने सेंट पीटर